एवरीवन। तो आज हम अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि हमने प्रपोज़ल और एक्सेप्टेंस देख लिया है, और प्रपोज़ल और एक्सेप्टेंस अगर आपने ना देखा हो तो जाके वीडियोस देख लीजिएगा। और इसमें बहुत ही एक एसेंशियल पार्ट था कम्युनिकेशन का। तो फिर सेक्शन वाइज ना बढ़ते हुए पहले हमने एक्सेप्टेंस और प्रपोज़ल को देखने के बाद अब इसके कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं। तो कम्युनिकेशन जो है वो पहले चैप्टर में ही दिया हुआ है इसके, तो पूरा चैप्टर आज इसको डिस्कस कर डालते हैं और समझ लेते हैं कि प्रपोज़ल का कम्युनिकेशन, प्रपोज़ल और एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कैसे होगा, और इसमें ये भी दिया हुआ है कि इसका रिवोकेशन भी कैसे होगा। तो रिवोकेशन के बारे में भी ये चैप्टर बात करता है। इसके पहले सेक्शन पे आ जाते हैं। सेक्शन नंबर 3 बात करता है कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। कि मतलब कोई प्रपोजल दिया गया है तो उसका कम्युनिकेशन कैसे होगा, एक्सेप्टेंस कैसे होगा और रिवोकेशन कैसे होगा। आइए सेक्शन की लैंग्वेज देख लेते हैं पहले। तो ये कहता है कि द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल्स, द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल्स एंड द रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स एंड एक्सेप्टेंसेस respectively are deemed to be made by any act or omission of the party is proposing, accepting or revoking, by which he intends to communicate acceptance or revocation, or by which or which has effect of communicating it। तो इसको स्केलेटन फॉर्म में देख लेते हैं। तो ये क्या कहता है कि जो कम्युनिकेशन है, एक्सेप्टेंस है या फिर रिवोकेशन है प्रपोजल्स का या एक्सेप्टेंस का, वो डीम टू बी मेड, डीम किया जाएगा कि किया गया है एक्ट के द्वारा किसी, या ओमिशन के द्वारा किसी एक्ट के थ्रू। या तो आप सीधे जाके मतलब बोल दीजिए उससे किसी पर्सन से कि हाँ मैं आपका ये सामान ख़रीदना चाहता हूँ, बेचना चाहता हूँ, या फिर मैं बेच रहा था इसको मैं कैंसिल करना चाहता हूँ, रिवोक करना चाहता हूँ। या फिर आप ओमिट करके किसी चीज़ को भी कह सकते हैं। ठीक, अब कोई भी कम्युनिकेशन तो हो नहीं सकता है, तो फिर उस कम्युनिकेशन का इफ़ेक्ट क्या होना चाहिए। ठीक, तो बाय विच, जिस कम्युनिकेशन के द्वारा ही इंटेंट्स टू कम्युनिकेट, उसकी इंटेंशन का पता चलता है कि ही वॉन्ट्स टू बाई और सेल और रिवोक समथिंग, उस इंटेंशन का पता चलता है। या फिर उस कम्युनिकेशन का इफ़ेक्ट है कि उससे इस बात का पता चल जाए कि हाँ ही वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट समथिंग। अब इसमें इसमें एक केस हमने पहले भी पढ़ा हुआ था, एक उसको फिर से देख लेते हैं। वो हॉर्स सेल वाला जो था, फेल्ट हाउस वर्सेस विंडली का 1863 का केस था। इसमें अंकल ने लेटर भेजा था कि नेफ्यू को कि मैं आपका हॉर्स ख़रीदना चाहता हूँ, हॉर्स परचेज़ करना चाहता हूँ, और अगर आप इसको रिप्लाई नहीं करेंगे तो ये भी कंसिडर किया जाएगा कि ये एक्सेप्टेंस होगा। तो यहाँ पे ओमिशन के थ्रू एक्सेप्टेंस को माना गया है। ठीक, एंड इट हैज़ द टेंडेंसी ऑफ या इफ़ेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट। ठीक, अगर आप नहीं करते हैं कम्युनिकेट, तब भी ओमिट करते हैं कम्युनिकेट करने से, तब भी ये माना जाएगा कि आपने वो किया है। लेकिन इस केस में क्या हुआ था कि इसने रिप्लाई नहीं किया था, लेकिन उसने अपने ऑक्शनर को बताया था कि प्लीज़ डू नॉट सेल द हॉर्स, आई वांट टू सेल इट टू लाइक माय अंकल, ऐसा बताया था। तो ऑक्शनर ने फिर भी इसको बेच दिया। यहाँ पे ऐसा हुआ था कि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेटेड टू ऑक्शनर एंड नॉट टू अंकल, ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। लेकिन सेक्शन 3 हमारा कहता है कि एक्ट के थ्रू या ओमिशन के थ्रू किया जा सकता है, बाय विच ही इंटेंड्स टू कम्युनिकेट और विच हैज़ इफ़ेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट। ठीक, तो होप करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अगले सेक्शन पे चलते हैं हम अपने सेक्शन 4। अब ये बताता है कि कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट कब होगा, कंप्लीट कब होगा कम्युनिकेशन। तो सेक्शन 4 कहता है कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। तो ये कहता है प्रपोजल जो है वो तब कंप्लीट होगा व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ पर्सन टू हुम इट इज़ मेड। जैसे मान लीजिए ए लेटर सेंड करता है बी को कि मैं आपका हाउस बेचना चाहता हूँ अपना। ठीक, तो ये जो प्रपोज़ल है वो कंप्लीट कब होगा, कंप्लीट तब होगा जब बी को वो लेटर रिसीव हो जाएगा। तब नहीं होगा जब ए ने लेटर भेजा, तब होगा जब बी को रिसीव्स लेटर। ठीक, तो ये हो गया हमारा प्रपोजल कब कंप्लीट होगा। एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा, इसमें दो लोगों के पर्सपेक्टिव से बताया गया है। प्रपोजर के पर्सपेक्टिव से अलग टाइम है एक्सेप्टेंस का, और एक्सेप्टर के पर्सपेक्टिव से अलग टाइम है। तो प्रपोजर के पर्सपेक्टिव से क्या है, व्हेन इट इज़ पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ पावर ऑफ एक्सेप्टर।
मतलब वो ट्रांसमिशन में जब हो जाए, ठीक। अब जैसे वही एग्जांपल ले लेते हैं कि ए ने बी को लेटर भेजा था कि मैं घर वो करना चाहता हूँ, ठीक। अब मान लीजिए बी ने एक्सेप्ट कर लिया और उसने लेटर भेज दिया, उसने लेटर वापस भेज दिया ए को कम्युनिकेशन का कि हाँ मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक। अब ये कम्युनिकेशन कंप्लीट कब कब होगा? अब ए के पर्सपेक्टिव से तब कंप्लीट होगा जब वो लेटर पोस्ट हुआ है और बी के कोर्स से बी के पावर से बाहर चला गया है, ठीक। तब वो लेटर माना जाएगा कि एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुआ है, ठीक। अब बी के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं कब होगा। अगेंस्ट एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ प्रपोजर। अब बी की तरफ से कब कंप्लीट होगा? बी की तरफ से कब तब कंप्लीट होगा जब वो लेटर ए के पास पहुंच गया और उसको उसकी नॉलेज मिल गई है, तब जाके ए के पर्सपेक्टिव से वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। अब फिर से जैसे देख लेते हैं, ए ने बी को जैसे लेटर भेजा था तो वो लेटर प्रपोजल माना जाएगा ना। प्रपोजल कब कंप्लीट होगा? जब क्या कहते हैं, बी को ये पता चल जाएगा कि हाँ मेरे पास लेटर आया है ए का, ठीक। ये तब फिर वो प्रपोजल कंप्लीट हो जाएगा। अब मान लीजिए बी ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो फिर बी जब एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर ये वाला एक्सेप्टेंस वाला कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा? तो जैसे वो लेटर भेजता है ए के पर्सपेक्टिव से तब कंप्लीट हो जाएगा जब वो बी ने उसको पोस्ट किया और वो पोस्टल अथॉरिटी के उसमें आ गया, कस्टडी में आ गया और बी के पावर से बाहर चला गया। बी के तरफ से कब कंप्लीट हो जाएगा? बी के तरफ से तब कंप्लीट हो जाएगा जब ए ने वो लेटर रिसीव कर लिया, उसको पता चल गया कि हाँ हमारे पास बी का लेटर आ गया है कोई, ठीक। अब रिवोकेशन कब कंप्लीट होगा? रिवोकेशन तब कंप्लीट होगा, रिवोकेशन भी दो लोगों की पर्सपेक्टिव से है, कौन रिवोक कर रहा है और किससे रिवोक कर रहा है। जैसे मान लीजिए ए अगर रिवोक कर रहा है तो वहाँ पे ये पर्सन हु मेक्स इट ए होगा, अगर बी रिवोक कर रहा है तो फिर पर्सन हु मेक्स इट बी होगा, ठीक। तो पर्सन हु मेक्स इट पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं रिवोकेशन कब कंप्लीट होगा। व्हेन इट इज़ पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में गया है सो एज टू बी आउट ऑफ पावर ऑफ द पर्सन हु मेक्स इट। अब जिसको किया गया है उसके तरफ से कब रिवोकेशन कंप्लीट होगा? व्हेन इट कम्स टू हिज नॉलेज, जब उसके नॉलेज में आ जाता है। अब रिवोकेशन जैसे मान लीजिए ए ने रिवोक किया, ए ने बी को लेटर भेजा कि मैं रिवोक करना चाहता हूँ, ठीक। अब ए कब रिवोकेशन कब कंप्लीट हो जाएगा? जब बी के ए के तरफ से तब कंप्लीट हो जाएगा जब वो पोस्ट कर देता है, तब हो जाएगा जब उसके पावर से बाहर चला जाएगा, ठीक। सो एज टू बी आउट ऑफ पावर ऑफ द पर्सन हु मेक्स इट, ठीक। और बी के तरफ से तब कब कंप्लीट होगा? जब उसको नॉलेज मिल जाएगी, जब वो उस लेटर को रिसीव कर लेगा, ठीक। अब मान लीजिए बी उसको रिवोक करना चाहता है, तो बी की तरफ से कब कंप्लीट हो जाएगा? जब वो पोस्ट कर देगा लेटर को, तब, ठीक। जब वो लेटर को पोस्ट कर देगा और लेटर उसके पावर से बाहर चला जाएगा, तब उसके तरफ से रिवोकेशन कंप्लीट हो जाएगा। और ए की तरफ से कब कंप्लीट हो जाएगा? जब वो बी का लेटर रिसीव कर लेता है, ठीक। तो इसमें एक केस देख लेते हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड, बहुत ही लैंडमार्क केस है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का 1913 का केस है। इसमें क्या होता है कि जो डिफेंडेंट रहता है उसका नेफ्यू भाग जाता है, एब्सकॉन्ड कर जाता है, तो वो अपने सर्वेंट को भेजता है कि भाई जाओ पता करो। तो काफ़ी दिन बीत जाते हैं, तो फिर क्या कहते हैं, डिफेंडेंट जो होता है वो हैंडबिल्स इशू करता है। डिफेंडेंट इशूड हैंडबिल्स अनाउंसिंग रिवॉर्ड, वो रिवॉर्ड दे देता है, हुएवर फाइंड्स विल गेट द रिवॉर्ड, ठीक। तो प्लेंटिफ बिना नॉलेज के गया रहता है कि हाँ कोई रिवॉर्ड भी हुआ है ऐसा, तो फिर प्लेंटिफ डिड नॉट हैव नॉलेज अबाउट द रिवॉर्ड, स्टिल ही फाइंड्स द बॉय। फिर भी वो मतलब लड़के को पकड़ता है और लेके जाता है, डिफेंडेंट को बताता है कि हम पकड़ लिए हैं। फिर बाद में उसको रिवॉर्ड का पता चलता है, फिर वो क्लेम करता है रिवॉर्ड, तो फिर डिफेंडेंट मना कर देता है। कोर्ट ने क्या कहा कि प्लेंटिफ वॉज इग्नोरेंट ऑफ ऑफर, प्लेंटिफ जो था वो इग्नोरेंट था ऑफर को, उसको पता नहीं था कि इसने हैंडबिल्स इशू किए हैं, वो तो पहले ही चला गया था, ठीक। दिस हिज एक्ट डिड नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, उसका एक्ट एक्सेप्टेंस नहीं है। देयर कैन नॉट बी एक्सेप्टेंस अनलेस नॉलेज ऑफ द ऑफर, विदाउट नॉलेज देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस। ये हमने एक्सेप्टेंस के एसेंशियल्स में भी देखा था। आइए अपना रिवोकेशन से रिलेटेड ही अगला सेक्शन है
सेक्शन नंबर 5 रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंसेस। ठीक, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस कब किया जा सकता है ये बताएगा। वो बता रहा था कि कब कंप्लीट होगा, ये बता रहा है कि कब किया जा सकता है, सेक्शन 5। ठीक, तो प्रपोजल कब किया जा सकता है, प्रपोजल कब रिवोक किया जा सकता है, एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट प्रपोजल। कंप्लीट एज अगेंस्ट प्रपोजल कब देखा जाएगा, ये सेक्शन 4 से देखा जाएगा। ठीक, उसमें बताया, उसका हेडिंग ही कहती है ना कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, तो फिर इसका कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ है कब देखा जाएगा, वो सेक्शन 4 से देखा जाएगा। एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इस एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल, लेकिन उसके बाद नहीं किया जा सकता। ठीक, एक्सेप्टेंस कब रिवोक किया जा सकता है, एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट एक्सेप्टर। एक्सेप्टर के पर्सपेक्टिव में जब कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तब, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। इसके रिलेटेड एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे हमारा सेक्शन 4 और 5 दोनों कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो ए जो है वो लेटर सेंड करता है बी को कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे ए एक प्रपोजर हो गया, बी एक्सेप्टर हो गया अगर उसने एक्सेप्ट किया तो। ठीक, तो ए प्रपोजल भेजता है 6 तारीख को, 6 जनवरी को। ठीक, बी रिसीव करता है प्रपोजल ऑन 8 जनवरी को। ठीक, बी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजता है 10 जनवरी को। ठीक, ए जो है रिसीव करता है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस 12 जनवरी को। अब देख लेते हैं यहाँ पे कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होगा। ए जो है प्रपोजल भेजता है 8 जनवरी को, लेकिन वो रिसीव होता है 8 जनवरी को। तो सेक्शन 4 का पहली लाइन देखिए, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ पर्सन हु मेक्स इट। व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ पर्सन टू हुम इट इज मेड। ठीक, तो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कब कंप्लीट होगा, 8 जनवरी को कंप्लीट होगा। ठीक, अब प्रपोजल रिवोक कब कर सकता है, प्रपोजल रिवोक कब कर सकता है, सेक्शन 5 में बताता है। ए कैन रिवोक द प्रपोजल एनी टाइम बिफोर 10 जनवरी। 10 जनवरी कब है, बी ने एक्सेप्टेंस का लेटर भेज दिया, बी के लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजने से पहले ही ए को रिवोक करना पड़ेगा, इससे बाद नहीं कर सकता है। ये हमारे सेक्शन 5 में पहली लाइन में देख लिए। ठीक, प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। ठीक, लेकिन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होगा, ये सेक्शन 4 से देखना होगा। ठीक, तो यहाँ पे ए जो है वो रिवोक कर सकता है 10 जनवरी तक। हाँ, 10 जनवरी से पहले, 10 जनवरी के बाद नहीं कर सकता है अगर उसका वो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाए। अब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ है ये देख लेते हैं। एज अगेंस्ट ए ये कंप्लीट हुआ है ऑन 10 जनवरी व्हेन बी सेंड्स द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक, 10 जनवरी। एज अगेंस्ट बी कब कंप्लीट हुआ है, 12 जनवरी को व्हेन ए रिसीव्स द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। ये सेक्शन 4 का पैरा 2 देख लेते हैं। हाँ, तो इससे पता चल जाता है कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा, एज अगेंस्ट प्रपोजर, एज अगेंस्ट एक्सेप्टर। ठीक, अब बी जो है वो रिवोक कब कर सकता है, बी रिवोक कर सकता है 12 जनवरी से पहले। 12 जनवरी तक से पहले सेक्शन 5 देख लेते हैं हम। एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। कम्युनिकेशन जब तक एक्सेप्टर द्वारा कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं होती तब तक। ठीक, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होगी, ये सेक्शन 4 बताता है। ठीक, तो ये डेट के थ्रू हो सकता है आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आया हो। थैंक यू। इसके बाद आगे चलते हैं सेक्शन 6 पे। सेक्शन 6 कहता है कि रिवोकेशन कब होगा, रिवोकेशन कैसे किया जा सकता है, कैसे मतलब रिवोकेशन किया जा सकता है। तो रिवोकेशन करने के 4 तरीके हैं। नोटिस के द्वारा किया जा सकता है, लैप्स ऑफ टाइम, फेलियर टू फुलफिल कंडीशन, या डेथ और इंसैनिटी ऑफ प्रपोजल। बाई नोटिस, नोटिस मतलब कि जो पर्सन रिवोक करना चाहता है वो नोटिस भेज दे या कम्युनिकेट कर दे कि मैं इसको रिवोक करना चाहता हूँ। ठीक, बाई कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाई प्रपोजर टू द अदर पार्टी। ठीक, जो रिवोकेशन को प्रपोज करता है उसके द्वारा दूसरी पार्टी को कम्युनिकेट कर दिया जाए। लैप्स ऑफ टाइम, टाइम ख़त्म हो गया, जैसे मान लीजिए कि किसी काम को आपको 5 दिन के अंदर करना था, 5 दिन के अंदर नहीं कंप्लीट हुआ, 6 दिन तक आप कुछ एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, तो अपने आप ही वो रिवोक हो जाएगा। ठीक, फेलियर टू फुलफिल कंडीशन, अब कोई कंडीशन है आप उसको फुलफिल ही नहीं कर पा रहे हैं तो भी रिवोक हो जाएगा।
डेथ और इंसैनिटी ऑफ पर्सन, डेथ हो जाए या फिर इंसैनिटी हो जाए प्रपोजर की, तब भी वो नहीं हो पाएगा। अब जो एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए, ये बात हमारा सेक्शन 7 कहता है। सेक्शन 7 कहता है कि एक्सेप्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए और अनक्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक। तभी जो प्रपोजल है वो प्रॉमिस में बदलेगा, ठीक। एक्सेप्टेंस को एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। अब मैनर क्या होगा इसको करने का, एक्सेप्टेंस देने का, एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल और रीजनेबल मैनर। रीजनेबल मैनर मतलब रीजनेबल प्रूडेंट मैन इसी तरीके से करता है इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट, ठीक। सम यूजुअल और रीजनेबल मैनर। अब जैसे मान लीजिए कि लेटर भेजा गया है तो लेटर के थ्रू किया जा सकता है। अब जैसे अगर आप फ़ोन कॉल पे बात कर रहे हैं कि मुझे आपकी कार ख़रीदनी है, तो आप फ़ोन कॉल पे लगे हाथ तुरंत ही उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो ये है। लेकिन इसमें एक कंडीशन दी हुई है, एक्सेप्शन दी हुई है कि अगर प्रपोज़ल में कहा गया है कि प्रिस्क्राइब्ड मैनर में किया जाए। जैसे मान लीजिए कि ए ने बी को लेटर भेजा कि आप कार सेल के लिए, और आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं ओनली थ्रू लेटर। तो फिर यहाँ ये जो एक्सेप्टेंस है वो लेटर के थ्रू ही हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आप फ़ोन कॉल करके उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक। तो ये, लेकिन इसका भी एक्सेप्शन दिया हुआ है। अगर एक्सेप्टेंस उस मैनर में नहीं हुआ, जैसे मान लीजिए कि ए ने बी से कहा कि आप कार सेल के लिए, और उसने फ़ोन के थ्रू वो कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, तो फिर प्रपोजर जो है वो विद इन रीजनेबल टाइम, जैसे मान लीजिए 1 हफ्ते के अंदर कार बेचनी थी, तो 1 हफ्ते के अंदर में उसको बता दे कि भाई तुमने जो एक्सेप्टेंस किया है वो गलत तरीके से किया हुआ है, और प्रिस्क्राइब मैनर में एक्सेप्ट करो, नहीं तो फिर इसको नहीं वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। तो वो बता सकता है एक्सेप्टर को रीजनेबल टाइम में कि आप इसको इस मैनर में एक्सेप्ट करिए, ठीक। अगर वो फेल कर जाता है ये करने से, तो अगर ये बताने से फेल कर जाता है प्रपोजर कि वैलिड वे में एक्सेप्ट करिए, तो फिर वो फेल्स टू डू सो, तो एक्सेप्ट कर लेता है एक्सेप्टेंस को, ठीक। अगर मान, तो इसका एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए ए ने बी को कार सेल के लिए कहा, और कहा कि एक्सेप्टेंस होगा वो सिर्फ लेटर के थ्रू होगा। लेकिन बी क्या करता है, कॉल कर देता है ए को और कहता है कि मैं कार ख़रीदने के लिए तैयार हूँ, तो वो कॉल के थ्रू एक्सेप्ट कर लेता है। अब यहाँ पे ए के पास ऑप्शन है कि वो ऑन कॉल ही या फिर बाद में लेटर ऑन बता दे कि ए को कह दे कि बी को कह दे कि आप जो एक्सेप्टेंस जो आपने किया है वो वैलिड नहीं है, आपको ये एक्सेप्टेंस करना चाहिए था लेटर के थ्रू। तो ठीक, तो वो कह सकता है कि आप एक्सेप्टेंस जो आपने किया है वो वैलिड नहीं है, इसको वैलिड माना नहीं जाएगा, आप इसको लेटर के थ्रू ही करिए। अब यहाँ पे अगर ए ओमिट करता है कि वो ये इंटीमेशन नहीं देता है बी को कि आप लेटर के थ्रू करिए, तो ये डीम किया जाएगा, ये माना जाएगा कि उसने एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट कर लिया है इन द वे, मतलब यही फ़ोन कॉल वाले एक्सेप्टेंस को ही एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक। तो ये हो गया हमारे सेक्शन 7 की बात। अगला सेक्शन है हमारा सेक्शन 8। सेक्शन 8 कहता है कि एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसिडरेशन। सेक्शन 8 वही कंडक्ट के थ्रू एक्सेप्टेंस की बात करता है जो हमने पहले बात की थी। तो परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल जनरल ऑफर का दे देते हैं, जैसे उसमें था नहीं कार्निल वर्सेस कार्बोलिक वाली स्मोक बॉल केस में, ठीक। तो उसमें था कि उसने मेडिसिन को प्रिस्क्राइब्ड मैनर में खा लिया, तो फिर वो डीम किया गया कि एक्सेप्टेंस हो गया है। तो वैसे ही परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन, मेडिसिन को खाना एक कंडीशन था, ठीक। तो परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन इज एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल, और एक्सेप्टेंस ऑफ कंडीशन ऑफ रेसिप्रोकल कंसिडरेशन ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अगर रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, जैसे मान लीजिए मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ, आप मेरे लिए ये करेंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए कि आप मुझे 1 किलो चावल दीजिए, मैं आपको उसका जो भी पैसा है वो दूंगा, ठीक। तो एक्सेप्टेंस ऑफ कंसिडरेशन, जैसे मान लीजिए पैसा मैंने ले लिया, तो ये एक्सेप्टेंस है कि मैं आपको चावल दूंगा, ठीक, या राइस दूंगा, ठीक। तो ये भी एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल माना जाएगा। इसका आखिरी सेक्शन क्या कहता है, आखिरी सेक्शन है प्रपोजल प्रोमिसेस जो हैं वो एक्सप्रेस भी हो सकते हैं, इम्प्लाइड भी हो सकते हैं। प्रपोजल और एक्सेप्टेंस अगर वर्ड्स में किया गया है, अगर वर्ड्स ऑफ माउथ से किया गया है और लेटर से किया गया है, तो फिर उसको एक्सप्रेस माना जाएगा।
और अदरवाइज देन इनवर्ड्स है, जैसे मान लीजिए कंडक्ट के थ्रू है, जैसे ये कंडीशन हमने देखा, ठीक, कंडक्ट देखा, तो वो इम्प्लाइड माना जाएगा। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। बाकी के चैप्टर्स हम आगे ऐसे ही करते रहेंगे। इसके बाद फिर हम कंसिडरेशन के बारे में बात करेंगे और उससे रिलेटेड सारे सेक्शंस देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।